बारे में, उसके आगे ये आज आपका टॉपिक नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो जो नील हरित शैवाल या उसको साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया, सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीव होते हैं, जैसे नोस्टॉक, एनामीना आदि। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नोस्टॉक और एनामीना है ये क्या है, ये है आपके साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल ना। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उदाहरण क्या है, नोस्टॉक है, एनामीना है। इसके अलावा इनका काम क्या है, इनका काम होता है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करना, यानी नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना, अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में। हमने ये पढ़ा है कि पौधे हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन वो वायुमंडल से प्रत्यक्ष रूप से सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकते, है ना। तो नाइट्रोजन को किस रूप में ले सकते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में पौधे उनको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को सीधे ही, अब नाइट्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में है तो उसको डायरेक्ट वो नहीं ले सकते, ग्रहण नहीं कर सकते नाइट्रोजन के रूप में, तो अमोनिया के रूप में ले सकते हैं पौधे। तो नाइट्रोजन किस में बदलना पड़ेगा, अमोनिया में बदलना पड़ेगा, या नाइट्रेट के रूप में ले सकते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में भी बदलता है, या नाइट्राइट। तो इस प्रकार मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो ये जो नील हरित शैवालें हैं या साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक और एनामीना, इनका काम यही है कि ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन यौगिकों को फिर पौधे है वो ग्रहण कर लेंगे, जिसके कारण उनकी वृद्धि अधिक होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। और ये होते कैसे हैं, ये देखो जीवाणु 2 प्रकार के हमने देखे थे, सहजीवी जीवाणु व असहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का उदाहरण हमने पढ़ा था राइजोबियम, राइजोबियम, है ना। तो ये राइजोबियम क्या करता है, ये पौधे की जड़ों में रहता है, पौधे की जड़ों में नोड्यूल्स बनाकर, गांठें बनाकर रहता है, और बदले में क्या करता है, वो उसको रहने का स्थान मिलता है, और ये जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। तो दोनों काम चल रहा है ना। तो चूंकि ये राइजोबियम पौधे की जड़ में साथ साथ रहता है, सहजीवी, साथ साथ जीवन यापन करना, पौधे की जड़ों में गांठें बनाकर उन गांठों के अंदर ये राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, इसलिए ये किस प्रकार का है, सहजीवी। जबकि ये नोस्टॉक, एनामीना ये क्या है, पौधे के साथ में नहीं रहते, पौधे के साथ में नहीं रहते, उनके अंदर नहीं रहते, इसलिए किस प्रकार के जीवाणु है, असहजीवी। तो ये जो नील हरित शैवालें हैं जैसे नोस्टॉक, एनामीना, ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देते हैं, जिसके कारण पौधे की जो वृद्धि है वो अधिक होती है। अब ये जो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें
हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? हेटेरोसिस्ट। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टोक एनागिना, इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं, विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब इस हेटेरोसिस्ट में इनमें क्या होता है? इन हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं में जो कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनमें भी विशेष प्रकार के जीन विद्यमान होते हैं। इन हेटेरोसिस्ट में विशेष प्रकार के जीन विद्यमान होते हैं जिन्हें निफ जीन कहते हैं। क्या कहेंगे? निफ जीन। और ये निफ जीन है, ये इनको साइनोबैक्टीरिया को नाइट्रोजन यौगिकीकरण करवाने में क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं और निफ जीन ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक। अब दूसरा, जो धान के खेत का जो वातावरण है, धान की खेत यानी चावल का खेत होता है, उसका जो वातावरण होगा, धान के खेत का वातावरण साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। यानी जो नील हरित शैवालें हैं या एनाबिना नोस्टो वगैरह, उसको कहां पर ज्यादा पाए जाने की संभावना होगी? धान के खेतों में। आप देखो, धान के खेत हमेशा क्या होते हैं? पानी से भरे हुए होते हैं। हमेशा पानी से क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। इसलिए जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर एक चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है। तो इनका जो वातावरण है, धान की खेत का जो वातावरण है, वो सूट करता है, इन साइनोबैक्टीरिया को सूट करता है। इसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति? इन बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण धान का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी उत्पादन प्रभावित होता है। जब धान के खेत में ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये वहां पर मौजूद रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो इसका उत्पादन है धान के खेत का, वो उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आजकल क्या करते हैं? आजकल साइनोबैक्टीरिया के साथ ही एक जलीय टेरिडोफाइटा, एजोला का पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया में उपयोग किया जाता है ना? किस रूप में? साइनोबैक्टीरिया के रूप में। एक टेरिडोफाइटा है, जल में पाया जाने वाला एजोला, नाम ध्यान रखना, एजोला। और ये कहां पर? जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो एशिया है ना, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड वगैरह है, यहां पर इनका इन देशों के अंदर, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के अंदर साइनोबैक्टीरिया के साथ ही इस एजोला का भी बहुत प्रयोग किया जाता है धान के खेतों में। इसका अब कारण क्या है ना? तो एजोला की पत्ती में एक नील हरित शैवाल पाया जाता है, जिसका नाम है एनाबीना
एजोली, क्या नाम है उसका, एनाबिना एजोली। ये जो एनाबिना एजोली है, ये इस एजोला की कहां पर, लीफ में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, ठीक, जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में एक स्थान है आपके कटक, उड़ीसा में। भारत में कटक में क्या है, एजोला का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है ना। कटक में जो उड़ीसा के अंदर मौजूद है, वहां पर एजोला का, क्यों, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। चावल की खेती, धान के फसल में ये जो एजोला नामक नील हरित शैवाल है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इसके कारण जो धान का उत्पादन है वो लगभग 50% बढ़ जाता है डेली। कितना, 50%। यदि धान के खेत में एजोला का प्रयोग किया जाए, एजोला नामक या एजोला जो बैक्टीरिया है वहां पर मौजूद है, तो उसके उत्पादन में 50% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो काफी मात्रा में उत्पादन बढ़ जाता है इससे साइनोबैक्टीरिया के कारण या नील हरित शैवालों के कारण। तो ये है आपके नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। फिर से देख लो ये कैसे होते हैं, एसएजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। और इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, एसएजीवी होती है। उदाहरण क्या है, नोस्टोक है और एनाबिना है, ठीक है। ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में कन्वर्ट करेंगे और फिर यौगिक हैं वो पादपों को मृदा के थ्रू पादप को प्राप्त हो जाएंगे। यौगिक कौन कौन से बनेंगे, अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बनते हैं। इसके अलावा जो धान का खेत का जो वातावरण है वो नील हरित शैवालों को सूटेबल होता है, वो ज्यादा सूट करता है। और साथ ही साथ जब धान के खेत के अंदर ये नील हरित शैवालें होती है तो धान की खेत की जो पैदावार है, उत्पादन है, वो 50% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इन नील हरित शैवालों के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं कहते हैं। और इन हेटेरोसिस्ट में ही विशेष प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जिन्हें निफ्ट जीन कहते हैं। अब आजकल क्या है, आजकल नील हरित शैवालों के साथ साथ एक और जो जलीय टेरिडोफाइटा एजोला है उसका प्रयोग भी किया जाता है इन साइनोबैक्टीरिया के रूप में। क्यों, क्योंकि एजोला की जो पत्ती है, उस जो जलीय टेरिडोफाइटा है, उस पत्ती के अंदर है ना, उस पत्ती के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली। और उस नील हरित शैवाल के कारण वापस वही धान का उत्पादन बढ़िया होता है। तो इसके महत्व को देखते हुए भारत के अंदर जो कटक है ना, जो कि उड़ीसा में मौजूद है, कटक में एजोला का व्यापारिक उत्पादन किया जा रहा है। अगला है आपके कवक मूल, कवक मूल। अगर कवक और मूल, आप नाम आपने सुन के, कवक यानी फंजाई, मूल यानी जड़ पौधे की, है ना। तो जब कोई कवक किसी पौधे की जड़ में रहकर पोषण प्राप्त करता है तो इसे कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि जब कोई कवक, कोई फंजाई किसी मूल के अंदर, किसी रूट के अंदर निवास बनाकर रह रहा है तो उस स्थिति को हम कवक मूल कहते हैं। तो कवक प्लस रूट यानी मूल मिलकर क्या बन जाएगा, कवक मूल। अब
बात आ गई, तो ऐसा हो क्यों रहा है, जड़ है किसी पौधे की जड़ है, वो उस कवक को अपने अंदर क्यों रहने दे रही है, फायदे के लिए, है ना, दोनों का फायदा हो रहा है। तो कवक क्या करेगा, कवक मृदा से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है तथा अब पोषक पदार्थ मृदा से कौन ग्रहण कर रहा है, कवक ग्रहण कर रहा है। चूंकि कवक को रहने का स्थान दिया है जड़ ने, मूल ने, है ना, इसलिए बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। तो कवक मृदा के पोषक पदार्थ ग्रहण करता है तथा मूल को ये पोषक पदार्थ प्रदान कर देता है। तो देखो दोनों का काम हो गया, दोनों का काम हो रहा है। कवक को रहने के लिए जड़ के अंदर, मूल के अंदर क्या मिल गया, जगह मिल गई, स्थान मिल गया, और मूल को भी क्या है, पौधे को भी क्या हो गया, पौधे को भी जो कवक है अब वो क्या कर रहा है, वो पोषक पदार्थ ग्रहण कर रहा है। हर प्रकार के पोषक पदार्थ जड़ें ग्रहण नहीं कर सकती, तो कुछ पोषक पदार्थ हैं जिनको कवकों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है मृदा से, और किसे दे देगा, वो पोषक पदार्थ किसे प्रदान करेगा, मूल को प्रदान करेगा, रूट्स को प्रदान कर देगा। तो दोनों का काम हो रहा है ना, रहने की, कवक को रहने के लिए जगह मिल गई और पौधों को क्या प्राप्त हो रहा है, पोषक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति को कवक मूल कहते हैं। जब कवक और किसी मूल के अंदर कोई कवक निवास करता है तो उसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। अगला है आपके फास्फेट विलयनकारी, फास्फेट विलयनकारी जीवाणु, फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। अब देखो कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास, माइक्रो बैक्टीरियम बेसिलस, कुछ जीवाणु हैं जिनके नाम है स्यूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलस। ये क्या करते हैं, आदि मृदा में उपस्थित अप्राप्य फास्फेट को प्राप्य फास्फेट में परिवर्तित कर देते। एक प्राप्य फास्फेट यानी ये फास्फेट का वह रूप है, फास्फेट का वह रूप है जो पौधों को प्राप्त किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकता। यानी फास्फेट मृदा के अंदर उपस्थित है, लेकिन इस कंडीशन में, इस स्थिति में है कि वो फास्फेट पौधों को नहीं मिल सकता। बहुत सी स्थितियां हो सकती है जिसके कारण फास्फेट है वो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है वो, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, एक प्राप्य फास्फेट, ऐसा फास्फेट जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी स्थिति है उस फास्फेट की कि वो पौधों को प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये जो अब यहाँ से इनका काम शुरू होता है फास्फेट विलयनकारी जीवाणु का। कौन से? स्यूडोमोनास और माइक्रोबैक्टीरियम। ये क्या करेंगे, इस अप्राप्य फास्फेट को प्राप्य फास्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इसकी जो कंडीशंस हैं, इसकी जो स्थिति है उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर पहले एक प्राप्य फास्फेट है, अब उसको किसमें, प्राप्य फास्फेट में बदल देंगे। यहाँ पर तो फास्फेट मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन इस प्रकार की थी कि पौधों की जड़ों को वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इन जीवाणुओं ने उसको, या आप कह सकते हो उसको सरल कर दिया, अपघटित कर दिया, जिसके कारण अब ये फास्फेट मृदा को उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार
अब एक प्राप्य फास्फेट पौधों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं फास्फेट विलयनकारी जीवाणु, सूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, जो कि क्या करते हैं, अप्राप्य फास्फेट को प्राप्य फास्फेट में बदल देते हैं और फिर पादपों को फास्फेट उपलब्ध हो जाती है। अगला है, पांचवा है आपके कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्यूर। अब देखो कार्बनिक खाद क्या है कि भारत में बड़ी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट, यानी ऐसे अपशिष्ट जिनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। तो भारत में बड़ी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट पाए जाते हैं या विद्यमान होते हैं, जैसे वाहित, मलमूत्र, ठीक है, और बहुत से होते हैं जैसे गोबर, उसके अलावा आपके घरेलू अपशिष्ट, इसके अलावा शहरी अपशिष्ट जो सीवरेज से आता है, शहरी अपशिष्ट, और फसलों का अपशिष्ट, यानी जो फसलें हम काट लेते हैं, काटने के बाद में जो नीचे जो उनके डंठल वगैरह बचते हैं वो फसलों का अपशिष्ट हो गया, ठीक है। और बहुत से मृत जीवों का अपशिष्ट, तो बहुत सी चीजें हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। तो भारत बड़ी संख्या में कार्बनिक अपशिष्ट पाए जाते हैं। तो इन अपशिष्टों का जैव अपघटन करवाकर कार्बनिक खाद बनाई जा सकती है ना। इनका जैव अपघटन करवाकर जो बहुत से जो जीवाणु है जिनके द्वारा इनका अपघटन किया जाता है, तो इन अपशिष्टों का, जिनके अंदर मलमूत्र है, गोबर है, घरेलू अपशिष्ट है, शहरी अपशिष्ट है ना, पौधों का जो फसल काटने के बाद में जो पौधों का जो बचा हुआ शेष हिस्सा होता है वो, तो इन सबको मिलाकर इनका जैव अपघटन करवाया जाए तो उससे कार्बनिक खाद बनाई जा सकती है। अब है जैविक कृषि का आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व। जैविक कृषि का आर्थिक क्या महत्व है और पारिस्थितिकी, यानी जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जैविक कृषि का। तो पहली चीज तो ये है कि जैविक कृषि सस्ती व सरल है। जैविक कृषि क्या है, सस्ती और सरल। इसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं है ना, कोई ज्यादा तकनीक नहीं लगानी पड़ती, सस्ती है, ज्यादा टेक्नोलॉजी भी इसी क्या है, सरल भी है। अतः छोटे किसानों के लिए, छोटे किसानों का मतलब है जिनकी जोत उनका जो खेत है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, जोत इनकी कमी है, और जो ज्यादा तकनीक है, और आप कह सकते हो जो आजकल उत्तम जो कृषि यंत्र है उनका यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे किसानों के लिए जैविक कृषि क्या होती है, उपयुक्त होती है। अतः छोटे किसानों के लिए यह कृषि उपयुक्त रहती है।
एक फायदा तो ये हो गया, है ना, या आर्थिक महत्व आप कह सकते हो उसको। दूसरा महत्व क्या हो जाएगा, दूसरा महत्व ये हो जाएगा कि इसके उपयोग से, इसके जैविक कृषि, इसके उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता व वायु संचरण बढ़ जाता है। जल धारण क्षमता को जल धारिता भी कहते हैं, जल धारिता। यानी मृदा क्या होती है कि मृदा के अंदर अलग अलग मिट्टियों के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने के अंदर, अपने स्वयं के अंदर कितने समय तक किसी जल को क्या कर सके, धारण कर रख सके। जल धारण का मतलब क्या है, जल धारण क्षमता या जल धारिता का मतलब क्या है कि मान लीजिए अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं, जैसे आप कह सकते हो बलुई है, बलुई, काली, दोमट, है ना, और भी आपके हो गई चिकनी, चिकनी मिट्टी। तो इन अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में हम आपने देखा होगा कहीं पर तो पानी है, सोखता नहीं, काफी लंबे समय वहां पर पड़ा रहेगा, है ना, और कहीं कहीं पर ऐसे बलुई मिट्टी होती है, रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है, वहां पे क्या होता है, बरसात हुई थोड़ा कुछ समय के लिए पानी इकट्ठा होगा और फिर तुरंत ही वो क्या हो जाता है, तुरंत ही वो कुछ समय पश्चात ही वो सूख जाता है, वो स्थान सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो, और यदि आप दोमट या चिकनी मिट्टी को देखोगे तो वहां पर पानी काफी लंबे समय तक पड़ा रहेगा, सूखेगा नहीं, पानी अंदर चल, जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां नहीं जाएगा, काफी लंबे समय तक पानी रहेगा। क्यों? क्योंकि इन जो मिट्टियां हैं उनकी जल धारिता क्या है, अधिक है, अधिक है। और जो बलुई है या आप कह सकते हो जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, इनकी जल धारिता क्या है, कम है, जल धारिता कम है। तो इसके उपयोग से मृदा की जल धारण क्षमता व वायु संचरण बढ़ जाता है। यानी इनके प्रयोग से, जैविक कृषि के प्रयोग से क्या होगा, जो मृदा होगी वो अधिक समय तक जल को अपने अंदर ठहराकर रख सकती है, यानी उसकी जल धारिता क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ उनके अंदर वायु का जो संचरण होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण मृदा कैसे हो जाती है, उपजाऊ होती है और फसलों के लिए लाभदायक होता है। अगला है तीसरा, जैविक कृषि के प्रयोग से मृदा का पीएच नियंत्रित रहता है। मृदा का पीएच क्या होता है, नियंत्रित। देखो एक पीएच का जो मान है वो हर मृदा का वो मतलब एक निश्चित मान होना चाहिए पीएच का। यदि पीएच ऊपर नीचे होगा, ज्यादा अम्लीय हो गया, ज्यादा क्षारीय मृदा हो गई, तो फसलों को फिर क्या होता है, नुकसान होता है, फसलें वहां पर नहीं ले सकती। तो जैविक कृषि के प्रयोग से मृदा का जो पीएच है वो क्या रहता है, नियंत्रित रहता है, ना अम्लीय मृदा होती है ना ही क्षारीय होती है, तो नियंत्रित रहता है। इस कारण उत्पादन भी अधिक होता है, उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है जैविक कृषि के प्रयोग से। तो पीएच का मान है वो नियंत्रित रहेगा। अगला है चौथा टॉपिक है जैव उर्वरकों के उपयोग से, जैव उर्वरकों के उपयोग से जो ऊसर भूमि होती है, ऊसर यानी बंजर, है ना, ऊसर भूमि को भी सुधारा जा सकता है। जो ऊसर भूमि है उसको भी हम इसके जैव उर्वरकों के प्रयोग से सुधार सकते हैं। इसी के अलावा इसमें एक चीज और है कि भाई जो जैव उर्वरक होते हैं
जैव उर्वरक होते हैं, इनमें क्या होता है, जैव उर्वरकों के मृदा में सड़ने व गलने से ये क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, जिससे मृदा की क्षारकता कम हो जाती है। एक ये बिंदु है कि इनके जो जैव उर्वरक हैं उनके सड़ने और गलने से क्या हो जाती है, मिट्टी की क्षारकता कम हो जाती है, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अगला पॉइंट है, जैव उर्वरक प्रदूषण रहित होते हैं, यानी इनसे किसी भी प्रकार का मृदा में कोई प्रदूषण नहीं होता। यदि आप रासायनिक खाद का, इनका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, लेकिन जैव उर्वरक प्रदूषण रहित होते हैं। अतः इनको लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। और जैव उर्वरकों से जो फसल प्राप्त होती है वह रोग रहित होती है, यानी जो जैव उर्वरकों के प्रयोग से जो फसलें प्राप्त होती है उनसे किसी भी प्रकार का रोग होने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रकार से फसलें हैं, वो पकती हैं, उत्पादित होती हैं, इनमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व मौजूद नहीं होते, है ना। तो इस प्रकार जैविक कृषि का आर्थिक महत्व होता है और ये वानस्पतिक इनका इसका पारिस्थितियों के अंदर भी काफी महत्व स्थान रखती है जैविक कृषि। और इसके बाद इसकी जो आगे की टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।